नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चित्रकला विषय से संबंधित प्रावैधिक कला से संबंधित हम चर्चा करेंगे। इससे पूर्व 3 वीडियो में आपके सम्मुख से ला चुका हूं और इसी क्रम में मैं आगे की ये वीडियो कंटिन्यू करूंगा। प्रावैधिक कला से संबंधित हमारी एक व्यूअर्स है, उनके द्वारा ये कहा गया है कि सर प्रावैधिक कला से संबंधित इसे विस्तार पूर्वक से इसे और बताइएगा। मैं उसी क्रम में उनके लिए ये वीडियो ला रहा हूँ। जो भी इससे लाभ उठाना चाह सकते हैं वो उठाइए, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं प्रावैधिक कला। दोस्तों, इससे हमने पूर्व पढ़ा था कि यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, ठीक है। कैसी ये रेखाएं कैसी होती हैं और इनका भाव कैसा होता है, इन पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। यदि मैं बात करूं, यदि हम यंत्रों से जब रेखाएं खींचते हैं तो वो रेखाएं क्या कहलाई जाती हैं, किस प्रकार की रेखाएं होती हैं। ये रेखाएं होती हैं ठोस रेखाएं होती हैं, जिनका आकार या रेखा ठोस होती है। मान लीजिए हम एक आपको उदाहरण देते हैं। ये देखिए, हमने एक ये रेखा खींची, उसके पैरेलल एक ये रेखा खींची, इस प्रकार से एक हमने त्रिकोण बनाया, एक कोण बनाया। इस प्रकार की जब हम ये रेखाएं खींचते हैं, ये रेखाएं ठोस रेखाएं इनको कहा जाता है, क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि यंत्रों द्वारा खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं। ये इन रेखाओं को ठोस रेखाएं क्या कहा जाते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, जो बाहर की ओर चलती हुई रेखा होती है, जैसे मान लीजिए एक दूसरे के जो हम पैरेलल में हम रेखाएं खींचते हैं, एक दूसरे के पैरेलल में एरो का जो निशान लगे वो समानांतर रेखाओं के अंतर्गत वो रेखाएं आती हैं। यदि मैं बात करूं, बाहर की ओर बढ़ने वाली रेखाओं को कोणीय रेखा कहते हैं। जो बाहर की तरफ मुड़ती हैं उन्हें को कोणीय रेखाएं कहते हैं। जो एक दूसरे के समानांतर चलती हैं उन्हें समानांतर रेखाएं कहते हैं। जो निरंतर एक दिशा में बढ़ती रहती हैं, वो कहीं पर जाके नहीं मिलती हैं, वो समानांतर होती हैं। और असमांतर रेखाएं वो होती हैं जो एक दिशा को चलती तो हैं समानांतर, पर किसी निश्चित बिंदु पर जाके वो आपस में मिल जाती हैं, वो असमांतर रेखाएं कहा जाते हैं। अब लंबवत रेखाएं और कोणीय रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं और वक्र रेखाएं क्या होती हैं, आपको मैं बताएं। यदि मैं कोणीय रेखा के बारे में बात करूँ, या लंबवत रेखा की बात करूँ, या वक्र रेखा की बात करूँ, या क्षैतिज रेखा की बात करूँ, ये अलग अलग प्रकार की रेखाएं होती हैं। यदि मैं लंबवत रेखा की बात करूं, हमने किसी बिंदु से उसके समानांतर एक रेखा खींची स्ट्रेट लाइन पे, जो उसके लंबवत हो इस प्रकार से, ठीक है। यदि हम उसे आकार दे दें, एक ये जो रेखा खींची ये लंबवत रेखा कहलाई जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्षैतिज रेखा क्या होती है। क्षैतिज, ये क्षैतिज रेखा की बात कर रहे हैं, क्षैतिज रेखा है। अब क्षैतिज रेखा ये क्या होता है, ये जो क्षैतिज रेखा होती है वो एकदम धरातल पे लेटी हुई रेखा के समानांतर होते हैं। क्षैतिज रेखा, जो लेटी हुई रेखा को हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा कहते हैं। अब कोणीय रेखाएं क्या होती हैं, वो रेखाएं जो भाव और व्याकुलता को प्रदर्शित करती हैं, वो क्या करती हैं, कोणीय रेखाएं उसके अंतर्गत कहा जाता है। अब वक्र रेखाएं जो आसपास आड़ी तिरछी जो घूमती है वक्र के आधार पर, कभी इस प्रकार से, कभी इस प्रकार से, कभी यूं करके ये रेखाएं घूमती हैं, इसे वक्र रेखा कहा जाता है, ठीक है। अब लंबवत रेखा एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अब देखिए, हाँ, अब मैं आपको एक प्रश्न बताता हूँ। जो प्रश्न है, अनुभूत रेखाएं। अनुभूत रेखाएं क्या होती हैं, ये किसे कहते हैं। कुछ बिंदु से, यदि कोई एक बिंदु को ले ले, जो बिंदु के मध्य जो रेखा का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, एक बिंदु से जो कुछ रेखाओं का भाव उत्पन्न करती हैं, वो अनुभूत रेखाएं उनको कहा जाता है, ठीक है। ये अनुभूत मतलब ये एक अनुभूति प्रदान करती है। मान लीजिए हमने एक सर्कल के एक आयत के अंदर कुछ एक इस प्रकार की रेखा ड्रॉ करी, तो हमें एक इस प्रकार की ये लहरात्मक या किसी दिशा में बढ़ रही है, या निरंतर आगे को बढ़ रही है, या किस प्रकार से ये होता है। अब अंकन किसे कहते हैं, अब थोड़ा आ जाते हैं, अंकन किसे कहते हैं। ये अंकन कहते हैं। अंकन का अर्थ होता है पेंसिल या पेन या किसी अन्य माध्यम की सहायता पर किसी पट पर चित्रांकन करने को अंकन कहा जाता है। अब मान लीजिए मैंने
इस स्केच पेन से इस बोर्ड पर किसी प्रकार का ड्राइंग ड्रॉ कर दी या आकृति ड्रॉ कर दी, या फिर कोई पेन के माध्यम से या पेंसिल के माध्यम से किसी पट पर चित्रांकन करने को अंकन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अंकन से ही चित्रकला कहीं ना कहीं व्याप्त होती है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं आपसे, जो हम प्रवैधिक कला के अंतर्गत जो पढ़ रहे हैं, अब आते हैं तान। अब तान किसे कहते हैं? इसे पूरे की वीडियो में मैंने आपको तान बताया कि रंग के हल्केपन और गहरेपन को तान कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई चित्र ड्रॉ करा, उसमें हमने पहले क्या करा, उसमें हल्का रंग का प्रयोग करा, उसके बाद धीरे धीरे उसकी डेंसिटी पावर बढ़ाई और वो एक समय ऐसा आएगा कि हमें उन्हें डार्क कलरों का यूज़ करना पड़ जाता है। इसलिए ये कहते हैं कि रंग के हल्केपन और गहरेपन को तान कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं तान के कितने भेद होते हैं, ये मुख्यतः तान कितने प्रकार के होते हैं। जो मुख्यतः जो तान होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकाश होता है, फिर उसके बाद मध्य प्रकाश होता है, फिर छाया होती है। अब प्रकाश, हम किसी चित्र पर जो सीधे तरीके से जो प्रकाश की पड़ता है और उसके जो छाया प्रकाश मतलब उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी बात होती है इसके अंतर्गत। अब जो छाया मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, काले तथा सफ़ेद रंग के मिश्रण से या मैं बात करूं अन्य भेद से जो किए जा सकते हैं चित्रांकन, उसे तान के भेदों के अनुसार उसे वर्णित किया जाता है। अब यदि मैं कहूँ आपसे तान के जो मैंने आपको 3 जो मुख्य चीज़ें बताई, पहला आपको मैंने जो बताया प्रकाश, उसके बाद मध्य प्रकाश, उसके बाद छाया, ये 3 तान के प्रमुख भेद होते हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं रूप किसे कहते हैं। अब रूप आपको पता है किसी व्यक्ति विशेष के जो रूप होते हैं, जी हम वह स्थान, देखिए रूप का वह स्थान जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है। किसी चित्र का आकार निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है और उस वर्ण को हम रेखा या फिर रूप कहते हैं। अब रूप कई प्रकार के हो सकते हैं, व्यक्तिगत रूप हो सकता है, आयतीय होता है, यांत्रिक रूप हो सकता है या प्रकृति रूप हो सकता है। ये हम किसी प्रकार से कई तरीके से इसे विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, अब जहाँ तक मैं बात करूँ रूप को, हमने किसी स्थान पर कोई फल की टोकरी रख दी, हम किसी पर्टिकुलर स्थान पर ही फल की टोकरियों को उसके अंतर्गत रखते हैं। यदि हम बात करें जो हमने फल की जो टोकरी रखी है उसमें कुछ फल रखे हैं, अब जो फल की टोकरी जिस स्थान पर रखी है वो पर्टिकुलर कोई स्थान होगा ना, वो स्थान पर ही रखा है। अब जो स्थान पर रखा है हमने वह रूप का स्थान होता है। और यदि मैं कहूँ और वो जो चीज़ हमने रखी है, मान लीजिए हमने कोई फल की टोकरी रखी, वो उसका निश्चित आकार होता है, फल का एक आकार होता है, टोकरी का एक आकार होता है, वो उसका क्या हुआ पर्टिकुलर आकार के तौर पर उसे हम देखते हैं। अब बात करें हम स्थान की, जिस स्थान पर जो वस्तु रखी गई है, मान लीजिए मैंने ये जो गिलास है, मैंने ये गिलास किसी स्थान पर रखा है, ये गिलास का कोई एक निश्चित आकार है ना, ये आकृति होती है। हम किसी वस्तु की एक निश्चित आकृति के अंतर्गत हम उसको देखते हैं या उसको चित्रांकित करते हैं या वर्णित करते हैं, ये इसका क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, इस चीज़ को इतना क्लियर हो गया। अब दृश्य, अगला प्रश्न आता है दृश्य आकार के कितने मान दिखाई देते हैं। जो दृश्य आकार के कितने मान दिखाई देते हैं, जो दृश्य आकार के जो मान दिखाई देते हैं वो 2 से 3 उसके आकार दिखाई देते हैं। यदि मैं कहूँ 2 उसके अंतर्गत मान होने चाहिए और द्वि आयती उसको कहा जाता है। और देखिए जब 3 होते हैं, जब उसकी यदि हम बात करें 3 मानों की यदि हम बात करें वो त्रिआयामी होता है। और यदि हम 2 आकार की बात करें वो द्विआयामी उसके अंतर्गत होता है। देखिए ये अलग अलग तरीके से हम इसको देखते हैं। अब दृश्य की आकृति, अब दृश्य जिस प्रकार से होगा उसकी आकृति उस प्रकार से होगी। अब यदि हम किसी वस्तु को आयत के तौर पे देखते हैं तो उसको किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है या किस प्रकार को आकार या रूप दिया जा सकता है, ये इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ये दृश्य आकार का एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है, या दृश्य आकार में उसके मान दिखाई देते हैं, इसलिए उसके अंतर्गत इनको जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए हमने मान की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, अब दृश्य आकार की बात कर रहा हूँ।